गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। पहले वाली क्लास में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करना चाहेंगे डाइसेक्स ऑफ एंथर, या हम कह सकते हैं एंथर डाइसेक्स। एंथर डाइसेक्स यानी कि परागकोश का प्रस्फुटन। परागकोश प्रस्फुटन। प्रस्फुटन शब्द एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें परागकोश के मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद उस भाग में से उसका फूटना, टूटना और उससे पराग कणों का बाहर निकलना प्रस्फुटन कहलाता है। हमने एंथर की जब स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया तो हमने इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। हमने कहा था कि इसका ये वाला जो भाग पाया जाता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं, और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। ये जो परागकोश है, इस परागकोश का प्रस्फुटन कैसे होता है, अर्थात इनमें से टूट करके परागकण किस प्रकार से बाहर निकलते हैं। मुख्यतया हम 4 प्रकार के प्रस्फुटन की बात करेंगे। हम यहाँ पर पहला बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स डाइसेंस। अनुप्रस्थ प्रस्फुटन कैसे कहा गया है? अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की स्थिति है, इसके बीच वाला जो ये पोर्शन है ये यहां से फटेगा और यहां से फट करके आधा भाग अलग और आधा भाग अलग होगा। अर्थात जब ये फट जाएगा तो इस प्रकार की स्थिति दिखाई देगी कि ये ऊपर वाला भाग आपको इस प्रकार से खुला हुआ अलग से दिखाई देगा और ये वाला भाग खुला हुआ अलग से दिखाई देगा। हमने कहा था बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ऐसा भाग यहां पर पाया जाता है। तो ये इस प्रकार का जो प्रस्फुटन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्रस्फुटन। होता क्या है कि जब कभी भी इनको नमी उपलब्ध होती है, तो हमने जब 4 लेयर्स की बात की थी तो मैंने यहाँ पर बताया था कि इस परागकोश के अंदर वाले भाग में पाई जाती लेयर जिसको हमने एंडोथीसियम नाम दिया था, और मैंने उसी समय आपको एक्सप्लेन किया था कि इस एंडोथीसियम जो परत पाई जाती है वह परत हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होती है, और इस आर्द्रताग्राही होने के कारण वह क्या करेगी? वह नमी को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करते ही यह बीच वाला जो भाग होगा यहाँ से क्या हो जाएगा? फट जाएगा, और यहाँ पर इसके भीतर पाए जाने वाले जो परागकण हैं वो परागकण बिखर जाएंगे, अर्थात ये परागकण बाहर की तरफ आ जाएंगे। इन परागकणों का बाहर की तरफ आना ही तो प्रस्फुटन कहलाता है। तो यह हमारा पहला भाग कंप्लीट होता है जिसे हमने नाम दिया था अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। दूसरा हमारे पास जो आता है, ज्यादातर आपको इस प्रकार का प्रस्फुटन ओसीमम सेंटम में मिलेगा। ओसीमम सेंटम नाम सुना होगा। एग्जांपल्स इसका अगर आप चाहते हैं तो ओसीमम जो पाया जाता है, ओसीमम सेंटम, ये ऐसा प्लांट आपने नाम सुना होगा तुलसी। तुलसी का जो पौधा होता है उसमें इसी प्रकार का प्रस्फुटन पाया जाता है जिसे हम ट्रांसवर्स डाइसेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप्स आता है, चूंकि ये ट्रांसवर्स है तो दूसरा कैसा आएगा? लंबवत आएगा। तो इसे हम बोलेंगे लंबवत प्रस्फुटन, वर्टिकल प्रस्फुटन, लंबवत प्रस्फुटन। इस लंबवत प्रस्फुटन में किस प्रकार से यह पाया जाएगा?
मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अगर इस प्रकार की स्थिति है और ये वाला भाग अगर ये है, तो ये दोनों ही भाग यहां से ये टूटना शुरू होगा, अर्थात यहां से टूटना होगा, तो यह आधा भाग इधर और आधा भाग इधर हो जाएगा। स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी कि ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा जिसके साथ ये भाग रह जाएगा, ये तर्कु वाला भाग भी यहाँ से फट जाएगा और ये वाला भाग भी कहां से हो जाएगा, यहाँ से पृथक हो जाएगा और इस प्रकार से ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक लगातार दो भागों में इस प्रकार से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इनके पाए जाने वाले जो पराकण होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रस्फुटन पाया जाता है उससे हम कहते हैं सेकंड टाइप, जिसका नाम रखा गया हमने लंबवत प्रस्फुटन। तीसरा आता है हमारा पोरस डेइसेंस, जिससे छिद्रमय प्रस्फुटन कहा गया है। मैं इसको रख कर रहा हूं। आप देखिए तीसरा हम बात करते हैं छिद्रमय प्रस्फुटन। छिद्रमय अर्थात इस प्रकार की स्थिति में परागकोश के आगे वाले भाग पर छिद्र का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तीसरी हम बात करते हैं पोरस डेइसेंस या छिद्रमय प्रस्फुटन। देखिए छिद्रमय प्रस्फुटन में किस प्रकार की, पोरस डेइसेंस में किस प्रकार से होगा कि यहाँ इस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी कि ये वाला जो भाग होगा ये हमारे परागकोश के भाग है, ये लॉस वाला भाग है, ये फिलामेंट्स वाला भाग है। तो होगा क्या है कि यहाँ इन दोनों भाग के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा क्या बन जाता है, छेद बन जाता है और छेद बनते ही यहाँ अंदर पाए जाने वाले जो परागकण है वो कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो परागकणों का एक या दो छेद के द्वारा इस पोर्स के द्वारा ये बाहर आ जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रस्फुटन को हम नाम देते हैं छिद्रमय प्रस्फुटन। और ज्यादातर आपको इस प्रकार का प्रस्फुटन किसमें मिलेगा, सोलेनम नाइग्रम में मिलेगा। एग्जांपल्स इसका अगर हम पढ़ते हैं सोलेनम नाइग्रम, जिसे मकोई कहा जाता है। मकोई नाम का एक जो प्लांट है उस प्लांट में आपको इस प्रकार का पाए जाने वाला एंथर का डेइसेंस होगा जो दिखाई देता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास जिससे हम कहते हैं कपाटीय, कपाट बन जाते हैं। किस प्रकार से बन जाते हैं, देखिए चौथा जो हमारे पास डेइसेंस होगा उसको हम बोलते हैं कपाटीय डेइसेंस या कपाटीय प्रस्फुटन। क्या मतलब हुआ, कपाट बन गए। कपाट का मतलब ये समस्त भाग खुल गए, ये भाग अलग खुल गया, ये अलग खुल गया, ये अलग खुल गया और ये अलग खुल गया, तो ये ना जुड़े हुए रहेंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ से भी पोलन ग्रेस निकले, यहाँ से भी निकले, यहाँ से भी निकले, यहाँ से भी निकले। तो ये सारी की सारी जो उसकी भित्तियां हुआ करती थी, जो वॉल हुआ करती थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, खुल गई। और खुल जाने से पोलन ग्रेस बाहर आ गई। बारबेरिस नाम का जो प्लांट्स है उसमें आपको इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। बारबेरिस प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये होता है बच्चों हमारा डेइसेंस ऑफ एंथर या एंथर डेइसेंस परागकोश प्रस्फुटन। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। देखिए आज हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट। कौन सी ऐसी प्लांट्स के भाग को हम मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। तो हमारा पहला भाग होता है ये कंप्लीट। अब दूसरा भाग आता है हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद। क्या होता है नर युग्मकोद्भिद, उसकी हम अभी बात करते हैं। नर युग्मकोद्भिद देखिए कैसा दिखाई देता है, कौन से भाग को हम नर युग्मकोद्भिद कहेंगे, उसकी हम बात करते हैं इस टॉपिक। हम जानते हैं हमारे पास पौधों में डेइसेंस के फलस्वरूप निर्मित होने वाली जो स्पीसीज थी, उस स्पीसीज को अभी हमने एक नाम दिया था और जिसे हमने कहा था पोलन ग्रेन्स। यह परागकण जब जर्मिनेट होगा, जब अंकुरित होगा, तो इसी भाग को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि द germinated pollen grains is called as male gametophyte, या हम कह सकते हैं कि अंकुरित
परागकण ही क्या कहलाता है, नर यौगिकोद्भिद कहलाता है। ये जो नर यौगिकोद्भिद है, परागकण है, ये अति विशिष्ट संरचना है। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर लेयर्स, इनर लेयर्स, मिडिल लेयर्स किस प्रकार से होगी उसकी बात अभी हम करते हैं। हम जानते हैं कि जब ये अंकुरित होगा तो यह इस प्रकार का ट्यूबलाइन भाग बनाएगा, और ट्यूबलाइन भाग बनाएगा तो उस कंडीशंस में इस तरह का भाग बनेगा, और ऐसा जब भाग बन जाएगा तो उस कंडीशंस में इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस मिलेंगे। एक बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा, बड़ा केंद्रक मिलेगा, और एक छोटा केंद्रक मिलेगा, छोटा। ये इस प्रकार सा, ये जो बड़ा केंद्रक रहेगा ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या जिसे हम बोलेंगे कायिक केंद्रक। नाम रखा हमने कायिक केंद्रक। और इसके पीछे वाले भाग में पाया जाता है जिसे हमने कहा था जनन केंद्रक, या उससे हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। उसका नाम क्या रखा है, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये दो प्रकार का है, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस युक्त जो स्ट्रक्चर्स हमारी इस पोलन ग्रेन्स की बन जाएगी, उस पोलन ग्रेन्स वाले भाग को, बाकी तो सब सेल्स के दूसरे भाग है, ऐसा जो भाग पाया जाएगा इस समस्त भाग को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस मेल गैमेटोफाइट से पहले हमारे को स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टडी करना जरूरी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए ये मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट बताया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन कैसा होता है, क्यों होता है, और उसकी कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। तो हम थर्ड टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। परागकण की संरचना हम बताना चाहेंगे आपको। हर एक पोलन ग्रेन्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें न्यूक्लियस एक है, हैप्लॉइड मेंबर है, और एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स है जो इस फॉर्म में पाया जाता है। आप देखिए मैं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपके सामने बना रहा हूं। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, n है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है। इस पोलन ग्रेन्स की जो लेयर्स है, दो प्रकार की लेयर्स है। बाहर वाली जो लेयर्स है वो इस प्रकार की लेयर्स है जो स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, कटी फटी भी हो सकती है, और म्यूकस लाइक भी हो सकती है, जिसे हमने नाम दिया था एक्साइन। क्या नाम रखा था, एक्साइन पाइचो। इसके अंदर वाले भाग में ये अंदर वाली जो परत पाई जाती है जो पतली होती है, इस प्रकार की जो लेयर्स है उसका नाम क्या रखा गया है, इंटाइन। उसे हमने क्या नाम दिया है, इंटाइन। तो सबसे पहले बाहर वाला जो लेयर होता है बाइएचोल एक्साइन, और अंदर वाला होता है अंतःचोल, जिसे कहा गया है, क्या कहा गया है, इंटाइन। ये वाला जो भाग है एक्साइन और इंटाइन, ये वाला जो भाग है यहाँ पर अति विशिष्ट प्रकार का एक सब्सटेंस इस एक्साइन में पाया जाता है, और हमने जब देखा जो इसकी प्रोटेक्शंस करता है, सुरक्षा करता है, इस सब्सटेंस का नाम हमने लिखा था स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस एक्साइन लेयर्स को हवा से, बारिश से, तेज तूफान से, धूप से, इन सभी से इसकी प्रोटेक्शंस करने का काम करता है। इस सबसे बाहर वाले कवर को हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन कवर। कांटे के समान ये पाया जाता है, विशेष प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, और इसकी सबसे विशेषता ये है कि आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा, आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। फिजिकल फैक्टर्स हो चाहे कोई भी हो, हम उससे इस स्पोरोपोलेनिन को आसानी से डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तोड़
प्रोटेक्टिव लेयर्स के समान काम करता है, एक विशेष सुरक्षात्मक परत के रूप में आसानी से कार्य करता है। और सबसे खास बात कि इसके होने के कारण इस पोलन ग्रेन्स के अंदर कोई भी मटेरियल आसानी से इजीली एंटर नहीं कर सकता, और ना ही इसके अंदर वाले भाग में से कोई भाग बाहर की तरफ जा सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं, उन छेद को हम जर्म पोर्स कहते हैं। ये जो भाग है, यहाँ पर कुछ ऐसे भाग भी पाए जाते हैं, ऐसे छोटे से छेद के समान स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, 2 या 3 इनकी संख्या पाई जाती है। ये ऐसे जो भाग होते हैं जो जर्मिनेशंस में हेल्प करते हैं, अर्थात जर्मिनेशंस के दौरान पोलन ट्यूब्स के फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। तो इसका नाम उनके द्वारा दिया गया है, जिसे इन्होंने नाम दिया गया है, क्या है, जर्म पोर या जनन छिद्र। उनका नाम रखा गया है जर्म पोर, या उसको हम कहते हैं जनन छिद्र। उनका नाम रखा गया है जनन छिद्र। आई बात समझ में? तो ये होते हैं जर्म पोर, 2 से 3 की संख्या में पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा अंदर वाली जो मैंने आपको इंटाइन बताई है, इंटाइन पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, पतली झिल्ली युक्त स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये बहुत महीन होती है, क्योंकि इंटाइन हमेशा सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इंटाइन की अगर हम बात करें तो ये किसकी होगी, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं, इस प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी बनी हुई यहाँ पर ये भाग पाया जाता है, अंदर वाला लेयर्स। हम बात करें इसके अलावा पोलन ग्रेन्स, आपने देखा होगा जब पॉलिनेशंस या परागण की क्रिया इंसेक्ट्स के द्वारा होती, कीट के द्वारा होती, तो आपने कभी सोचा है कि उस इंसेक्ट के जो एपेंडिसेस हैं, जो उपांग हैं, उन भागों पर किस प्रकार से ये पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं? बच्चों को बताना चाहूंगा कि इसके सबसे बाहर वाली ये जो भाग है, यहाँ पर कुछ परागकणों में, सभी पोलन ग्रेन्स में नहीं, कुछ परागकणों में ऐसा भाग भी पाया जाता है जो तेल के समान होता है, चिकना होता है, और चिकना होने के कारण ये बताया गया है कि ये भाग आसानी से जो इंसेक्ट हैं, जो कीट हैं, उनके बाहर वाले भाग में, या हम कह सकते हैं कि कीट के जो एपेंडिसेस हैं, जो उपांग है, उन भागों से आसानी से स्टिक हो जाता है, तो इसे हम पोलन कीट कहते हैं। इस वाले भाग को जो तेल के समान पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। उसका नाम क्या रखा गया है, पोलन कीट। ये पोलन कीट ही इनको इंसेक्ट्स की टांगों से चिपकने में मदद करता है, सीधी तरह से आप ये समझिए। तो इस प्रकार का पाया जाता है, अलग अलग कलर का हो सकता है, स्टिकी ग्लू लाइक हो सकता है। कुछ इस प्रकार के पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें ये पोलन कीट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस देता है, खुशबू देता है, और यही कारण है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स कुछ स्पेसिफिक फ्लावर की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि उन इंसेक्ट्स को यह फ्रेग्रेंस, यह पोलन कीट की जो खुशबू होती है, वो काफी प्रिय होती है, तो वह उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से पाया जाता है पोलन कीट। आप सोच रहे होंगे इस पोलन कीट में ये इस प्रकार की खुशबू आने का कारण क्या है? मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? यस, उसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। तो वह जो टेपिटम था, जो पोषोतक था, वह क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, और वह डेवलप होने वाले या डेवलपिंग या परिवर्तित होने वाले जो पोलन ग्रेन्स है, उनको अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस कंडीशंस में उसी के द्वारा, उसी टिश्यू के द्वारा इन पोलन कीट को एक विशेष प्रकार की खुशबू प्रदान की जाती है, विशेष प्रकार की गंध प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि कीट, इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पाया जाता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से भी इनकी सुरक्षा कर रहा है।
चिकना है, रिफ्लेक्टर का काम करता है, साथ ही साथ इंसेक्ट्स के साथ स्टिक होने में भी हेल्प कर देता है। अब हम बात करें कि कभी कभी जब पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो उस कंडीशंस में इन पोलन ग्रेन्स के निकलने से यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, वो जो प्रोटीन जो एंजाइम वाले भाग में जो प्रोटीन थी वो टूट जाती है, और वह टूट जाती है, ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन टूट जाएगी, और ये प्रोटीन जब टूटेगी तो ये प्रोटीन क्या करती है, बाहर बिखर जाती है, और बिखर जाती है तो उस कंडीशंस में कैविटीज से बाहर आ गई, इनके अंदर कैविटीज थी जिनमें प्रोटीन थी, वहां से प्रोटीन बाहर आ गई। ये प्रोटीन बाहर आते ही एयर में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, और एयर में डिसॉल्व होते ही इसने क्या पैदा कर दी, एलर्जी। क्योंकि आपने देखा होगा गाजर घास के पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे जिन्हें गाजर घास में जाने से कतराते हैं, उसका कारण यह है कि जो ही गाजर घास में जाओगे वो पोलन ग्रेन्स में से प्रोटीन रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आप चलोगे तो निश्चित रूप से पोलन ग्रेन्स हटेंगे, टूटेंगे, और टूटते ही उनसे वह प्रोटीन फ्री होगी। प्रोटीन हवा के साथ टकरा करके हमारे नेजल सिस्टम से होकर के अंदर जाएगी, और जो ही अंदर जाएगी हमारे मस्त ये जो अंदर वाला जो नेजल सिस्टम से उसको क्या कर देगी, कंप्लीटली क्लोज कर देगी, और क्लोज करते ही हमें बार बार क्या होने लग जाएगी, स्नीजिंग होने लग जाएगी। तो स्नीजिंग होना, एलर्जी होना, खुजली होने लग जाना, ये समस्त प्रकार के काम इस विशेष प्रकार की प्रोटीन्स के द्वारा होते हैं जो इस पोलन ग्रेन्स की वॉल के भीतर पाई जाती है। हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ये होता है हमारा ये भाग कंप्लीट, लेकिन कभी कभी ये हेल्पफुल भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये है पोलन ग्रेन्स उस गाइनोसियम के सबसे टॉप भाग जिसको हमने स्टिग्मा कहा था, स्टिग्मा तक पहुंचेगा और पहुंच करके ये प्रोटीन रिलीज करेगा, तो हो सकता है, ऐसा अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ये माना गया है कि यह प्रोटीन वहां पर पहुंचते ही उस स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच कोई इंटरेक्शंस होता हो, और इंटरेक्शंस होते ही स्टिग्मा वाला पोर्शंस डिसॉल्व हो जाता हो, और डिसॉल्व होते ही इस जर्मिनेटिंग पोर्स से या जनन छिद्र से ये जो हमने पढ़ा था ये वाला जर्म पोर्स, यहां से पोलन ट्यूब्स निकलती हो, और वह पोलन ट्यूब्स निकल करके किस में जाएगी, स्टाइल में जाएगी, वर्तिका में जाएगी, और वर्तिका में होते वो बीजांड तक पहुंचेगी। तो ये इस प्रकार का कार्य वहां पर किया जाता है, लेकिन अभी तक इसके ऑथेंटिकेटेड प्रूव्स नहीं मिल रहे हैं। यहां तक हमारे सिलेबस में था जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स कैसे है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ। दिस वाज द मीनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्पेशली डिजाइन, हर एक पार्ट को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, प्लीज सी इट। नेक्स्ट वन मोर टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अर्थात मेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से विकसित हो करके और किस प्रकार से उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और किस प्रकार से वे समस्त भागों तक पहुंच पाएगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स मींस हम ये बात करें कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर्स था, हमारे पास जो परागकण था, वो किस प्रकार से उसका पाए जाने वाला जीव द्रव्य या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म किस प्रकार से डेवलप होगा, किस प्रकार से चेंजेस होगा, इन सभी की बात हम यहाँ पर करना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर पहले एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। अब देखिए मैं उसको लेवल के साथ ही करूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए यहां पर ये है हमारा कौन सा भाग, ये है हमारा मेल या माइक्रोस्कोप, या हम कह सकते हैं परागकण। इस परागकण में आपको यहां पर न्यूक्लियस भी मिलेगा, इसके अलावा बाकी सारे इसके ऑर्गेनेल्स वगैरह सारे भाग पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह पाया जाएगा। इसके अलावा इसके चारों तरफ की
ये लेयर्स भी पाई जाएगी, जिसको हमने नाम दिया था एंजाइम। अभी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। जो ही इसको उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, इस भाग से यहां हमने आपको एक नाम बताया था अभी, और उसको हमने कहा था जनन क्षेत्र, या उसे हमने कहा था जर्म पोर्स। इस जर्म पोर वाले भाग से क्या होगा, यह भाग यहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। इस ट्यूब के फॉर्मेशन से पहले, इस ट्यूब से फॉर्मेशन से पहले इसका पाए जाने वाले न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा। और डिवीजन किस प्रकार का होगा, यह जो न्यूक्लियस है जो कैसा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यह दो प्रकार के न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। एक n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किस प्रकार का विभाजन हुआ, माइटोसिस, या इसे हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन में बनने वाले दोनों ही न्यूक्लियस अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस छोटा होगा, छोटा होगा मतलब ये इस प्रकार का पाया जाएगा जो मसूर के आकार का हो जाता है, जिसको लेंसुलेट टाइप कह सकते हैं, लेंटिकुलेट कह सकते हैं। लेंटिकुलेट न्यूक्लियस होता है। और एक जो न्यूक्लियस होगा काफी बड़ा होगा, अर्थात ये इस प्रकार का न्यूक्लियस बनेगा। एक न्यूक्लियस बना, इसमें भी क्रोमोसोम n है, इसमें भी n है, बट इसका साइज बड़ा है। जो छोटा और लेंस के आकार का न्यूक्लियस बना, इससे हमने नाम दिया था कौन सा केंद्रक, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, या इसका नाम रखा गया है, क्या नाम है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा आता है हमारे पास कायिक केंद्रक, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव केंद्रक, कायिक केंद्रक। नाम से ही स्पष्ट है कि क्या दोनों का काम अलग अलग होगा, बिल्कुल। कायिक का मतलब काय का मतलब बॉडी, अर्थात ये बॉडी निर्माण में पार्टिसिपेट करेगा और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम यहाँ इन दोनों की ही स्टडी करते हैं। यह जो न्यूक्लियस यहाँ से डिवाइड हुआ और डिवाइड होते ही इसमें से एक न्यूक्लियस बड़ा था जो आगे की तरफ आ गया है। कौन सा न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा जो छोटा था, लेंसलेट आकार का रह गया है, जो मसूर के आकार का रह गया है, जिसे हमने कहा था जनरेटिव न्यूक्लियस। आगे बात करें, बाकी समस्त भाग यहाँ पर इसी भाग में पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये ट्यूब ग्रोथ करने लग जाता है। इस ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है उसी दौरान ये देखा गया है कि ये वाला जो भाग है, जनरेटिव न्यूक्लियस वाला भाग है, जिसमें और इसमें दोनों में से इस वाले भाग में, इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस में आरएनए जाता है, किससे, डीएनए से। परंतु इस वाले में डीएनए जाता है, किससे, आरएनए से। सबसे विशेष बात है, क्यों, क्योंकि डीएनए रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, जो कायिक केंद्रक है, उस कायिक केंद्रक में हमारे पास आरएनए जाता है। आरएनए किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होगा मतलब इस ट्यूब का फॉर्मेशन जल्दी हो रहा है, इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो फास्ट होने का कारण क्या है, आरएनए की मात्रा ज्यादा होना। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि धीरे धीरे ये न्यूक्लियस आगे बढ़ता है, इस ट्यूब का फॉर्मेशन करता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ये बड़ा होकर के, विकसित होकर के कंप्लीटली यहाँ पर कहाँ तक पहुंच जाता है, ओव्यूल्स तक पहुंच जाता है। जैसा कि हम बायोलॉजी में बात करेंगे, ओव्यूल्स के जो माइक्रोकाइल्स होता है, बीजांड द्वार होता है, वहां तक पहुंचता है। तब तक ये जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में कितने, दो और न्यूक्लियस में बदल जाता है। ये भी न्यूक्लियस है जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये भी न्यूक्लियस है जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। एक डेवलपिंग मेल गेमेटोफाइट में न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 में से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और 2 जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये दोनों ही जनरेटिव जो न्यूक्लियस है आकार में
जीव द्रव्यों में लगभग समान पाए जाते हैं और इसी का कारण है कि यह डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक इनमें से न्यूक्लियस जो होगा वह ओव्यूल सेल्स होगी, जो फीमेल सेल्स होगी उनके साथ जुड़ेगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा, जबकि ये वाला जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वह दो अन्य जो पोलर बॉडीज होगी उनके साथ जुड़ करके उनसे भी फर्टिलाइजेशन कर लेगा, जो कि एक अलग फिनोमिना डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कंसेप्ट में हम बाद में देखते हैं। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें ये डेवलपिंग और डेवलप होने वाले जो है मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट किया। इस समय इनका आकार, इनकी साइज अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। और अब हम बात करेंगे मेल गेमेटोफाइट्स, फॉर्मेशंस ऑफ मेल गैमेट्स। तो कुछ पौधों में तो हमने देखा जैसे पोर्चुला का होता है, या कुछ जैसे होलोप्टेलिया होता है जिसे हम छड़ वगैरह भी कहते हैं, बंदर बाटी भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार के जो पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि इसका इस मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट क्या होता है, पोलन ट्यूब बनने से पहले ही ये डिवीजन यही हो जाता है। अर्थात जो दोनों ही प्रकार के न्यूक्लियस है उनका पोलन ट्यूब बनने से पहले ही इनका विकास कहां पर हो गया, भीतर ही हो गया है, परागकण के भीतर ही हो गया है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे दूसरे जितने भी प्लांट जैसे लिलियम है, लिमोफिला वगैरह ऐसे पाए जाते हैं जिनमें इसका डेवलपमेंट पोलन ट्यूब्स के बनने के बाद होता है। तो ये होता है आज का हमारा टॉपिक, लास्ट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका बेनिफिट सबको मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।